हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नीरज पंत। साथियों, आज का हमारा मुख्य विषय है अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र विषय के संबंध में जानने से पहले बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र जो है हमारे संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है और एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है, और जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी के बाद ही हुई थी, जब यूरोप में बौद्धिक पुनर्जागरण का काल हुआ था। तो उसके बाद संपूर्ण ज्ञान के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो रहे थे, तो अर्थशास्त्र विषय भी यूरोप से निकला और उसके बाद तमाम इकोनॉमिस्ट हुए। वैसे अर्थशास्त्र का उद्भव संपूर्ण देशों में हुआ, ऐसा नहीं है कि यूरोप से निकला। अर्थशास्त्र प्रत्येक देश का अपना अपना होता है और अपनी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से अर्थशास्त्र को दिशा दी जाती है। अर्थशास्त्र के संबंध में यदि देखें तो इसके जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक। इन्होंने सबसे पहले अपनी डेफिनेशन दी और इन्होंने सबसे पहले ही इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक क्रमबद्ध वे में, एक सिस्टमेटिक वे में इन्होंने अपने विचारों को प्रदान किया था। उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से लेबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस प्रकार से इकोनॉमी में वेल्थ का महत्व है। तो इस प्रकार से जब पूंजीवादी व्यवस्था या हम कहते हैं कि मर्केंटिलिज्म वहां पर चल रहा था, तो इस व्यवस्थाओं के कारण यूरोप की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हुए एडम स्मिथ ने क्या किया, अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है, या फिर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। लेकिन उसके बाद कुछ विद्वानों के द्वारा इसका क्रिटिसाइज किया गया, इनकी आलोचना की गई, और 1936 में कीन्स की पुस्तक आई थी जिनमें उन्होंने कहा था कि, या यूं कहें कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे या एडम स्मिथ के साथ के जो अर्थशास्त्री थे, उनका विरोध करते हुए एक अर्थशास्त्र को जो है एक अलग वे में देखा गया। आधुनिक समय में यदि आप बात करें तो अर्थशास्त्र की जो सर्वमान्य या सटीक डेफिनेशन है वह यह है कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि धन मनुष्य के लिए होता है, न कि मनुष्य धन के लिए। यानी कि धन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनुष्य का वेलफेयर होना चाहिए, अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण या ह्यूमन कल्याण की भावना धन के अंदर होनी चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्री यही मानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्र, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र विषय, इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत हम ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं या ऐसे कौन कौन सा उसका मटेरियल है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो है उत्पादन या प्रोडक्शन। सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है वो आता है उत्पादन या प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो भी वस्तु हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो उपयोगिता का सृजन होता है, जो हमको संतुष्टि मिलती है, यानी कि किसी वस्तु को बनाना ही उत्पादन है। और इससे क्या हो, इकोनॉमी को लाभ हो, व्यक्ति को लाभ हो, क्योंकि उत्पादन बहुत ज्यादा क्षेत्रों में होता है। बहुत सारे लोग कृषि करते हैं, तो कृषि में गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, धान का उत्पादन। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग, या हम बात कर सकते हैं कि जो मोटर कार उद्योग, बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो उत्पादन होती हैं। उत्पादन प्रायः क्या होता है, एक छोटे स्तर पर भी होता है और बड़ी बड़ी फर्मों के द्वारा भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाला जो हम कह रहे हैं कि फैक्टर है या उसका जो एलिमेंट है वो है उत्पादन या प्रोडक्शन। दूसरी हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, वो है हमारा उपभोग या फिर कंजप्शन। अब कंजप्शन का मतलब क्या होता है, उपभोग का मतलब। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जिनका भी प्रोडक्शन होता है, वो उपभोग के लिए होती है, चाहे वो क्या हो,
कोई भी वस्तु हो, चाहे कृषि में उत्पादित कोई वस्तु हो या फिर इंडस्ट्री में उत्पादित कोई भी वस्तु हो, यानी कि मनुष्यों द्वारा किसी भी वस्तु का जब उपभोग अपनी संतुष्टि के लिए या दैनिक उपभोग के लिए किया जाता है तो वही उपभोग कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु का उत्पादन हमने किया, जैसे मान लो फैक्ट्री में कपड़ों का उत्पादन हुआ और उनका हमने यूज करना शुरू किया, हमने पहनना शुरू किया, तो हमारा उपभोग है। मान लो खेती में गेहूं का उत्पादन हुआ, हमने चक्की में आटा पिसवाया और उसको हमने खाने के लिए यूज करना स्टार्ट किया, तो वह क्या है? वह उपभोग है। तो उपभोग जो है वह अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। नेक्स्ट हम बात करें उपभोग के बाद विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय का मतलब क्या होता है? प्राय देखिए, दो पक्षों के बीच होने वाले किसी भी वस्तु या धन के हस्तांतरण को ही हम विनिमय कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो विनिमय होना चाहिए वो ऐच्छिक होना चाहिए और दोनों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है, उसके पास गेहूं नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास चावल नहीं है, उसको गेहूं की आवश्यकता है। ठीक है, मान लो किसी भी इकोनॉमी में दो लोग हैं और एक ए है और बी है। ए के पास क्या है? चावल है और बी के पास गेहूं है। दोनों यदि चाहें तो आपस में अदल बदल कर सकते हैं। यानी कि दो पक्षों के बीच धन या वस्तु के ऐच्छिक हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। तो विनिमय जो है इकोनॉमिक्स का या अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी वस्तुओं के लिए, क्योंकि हमने उत्पादन किया, फिर उसके बाद हमको उपभोग की आवश्यकता महसूस हुई, तो हमें विनिमय की आवश्यकता भी या महसूस होने लगेगी। और आधुनिक समय में आप देखिएगा, मॉडर्न टाइम में जो विनिमय होता है या एक्सचेंज होता है वह मुद्रा के द्वारा होता है। कैशलेस भुगतान की आज हम बात कर रहे हैं। आज हम गूगल पे इत्यादि के माध्यम से भी क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं। तो दो पक्षों के बीच वस्तु या धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहा जाता है। अब है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का मतलब क्या है? मान लो किसी भी इकोनॉमी में कोई भी वस्तु उत्पादित हुई, अब उस वस्तु को हम एक मार्केट की आवश्यकता देंगे या हमें वो आवश्यकता महसूस होगी। मान लो गेहूं का उत्पादन हुआ, किसी किसान को खाने के लिए माना प्रतिवर्ष 4 कट्टे गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास 20 कट्टा गेहूं उत्पादित हो गया, तो जो बाकी का गेहूं बचेगा 4 कट्टे से अलावा, उससे वो मार्केट में भेजेगा। यानी कि उसके बाद क्या महसूस होगा? उसको लाभ की आवश्यकता महसूस होगी, बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी कि जो भी उसने श्रम और पूंजी लगाई उत्पादन करते वक्त, उसका प्रतिफल उससे अधिक या उसके बराबर, यानी कि लागत के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है नहीं? तो उत्पादन के साधनों को हम कह रहे हैं कि लैंड की भी आवश्यकता महसूस हुई होगी जब उसने प्रोडक्शन किया होगा। भूमि, श्रम यानी कि लेबर भी उसने लगाए होंगे, पूंजी भी लगाई होगी, है ना? तो जितने भी रिसोर्सेज या फैक्टर उसने लगाए हैं प्रोडक्शन के दौरान, उनमें किसको कितना हम लाभ दें। ठीक है नहीं? मानना किसी कृषक ने किराए की भूमि पर कृषि की, तो उसको किराया भी देना है या लगान देना है। दूसरा हम कह रहे हैं कि लेबर लगाए, तो लेबरों को भी उसने मजदूरी देनी है। हम कह रहे हैं कि मान लो उसने लोन लेके पूंजी लेके उसने खेती की, तो ब्याज भी चुकाना है। तो यानी कि उत्पादन के साधनों में जो भी रिसोर्सेज हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, साहस, संगठन, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में किसको कितना वेतन या भत्ता दिया जाए, इसी समस्या को हम कहते हैं वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है राजस्व, या हम कहते हैं इसको फाइनेंस। अब इसका मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस जो होता है, या हम कह रहे हैं कि राजस्व जो होता है, वो इकोनॉमी या अर्थशास्त्र के दायरे का महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए, अब सरकार की जो आय व्यय की नीतियां होती है, प्राय उसी को हम कहते हैं राजस्व। इकोनॉमी में ये नहीं कि हम केवल उत्पादन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। कोई कृषक तक अर्थशास्त्र शामिल नहीं होगा।
अर्थशास्त्र का विषय जो है पूरी इकोनॉमी के लिए होगा। आप ये मत समझिएगा कि प्रोडक्शन केवल एक कृषक कर रहा है। प्रोडक्शन बड़े स्तर का भी हो सकता है, उपभोग या कंजप्शन बड़े स्तर का भी हो सकता है, कंजप्शन पूरी इकोनॉमी का भी हम मान सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी एक वर्ष में कितना कंजप्शन कर रही है या उसकी नेशनल इनकम उस हिसाब से कैसे डिसाइड हो रही है। तो हम उसी प्रकार से राजस्व की बात कर रहे हैं। राजस्व का मतलब है कि सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीतियों का जब अध्ययन होता है उसको फाइनेंस कहते हैं। क्योंकि सरकार जो होती है एक वित्तीय वर्ष लेती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर हम इंडिया की बात करें तो उसका वित्तीय या फाइनेंशियल ईयर है, तो उसमें वो अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण करती है। और यह क्या होता है, इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, सरकारी बजट का निर्माण किया जाता है। ठीक है नी। आप देखते होंगे प्रतिवर्ष बजट पास होता है, कौन सी वस्तुएं महंगी हो रही हैं, कौन सी वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, तो सारी चीजें फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स को और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति, या हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, अब ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? नेचर या प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब है कि कोई वस्तु या विषय वस्तु कैसी है, उसका सब्जेक्ट मैटर या उसका स्वभाव कैसा है। अब देखिएगा, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र को कला मानते हैं। इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। अब साइंस क्या होता है? साइंस होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध रूप से स्टडी करना। तो अर्थशास्त्र में ऐसा क्या है कि उसको हम साइंस कह दें? ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र को साइंस कहने के पीछे या विज्ञान कहने के पीछे यह तर्क निहित है कि अर्थशास्त्र के जो इकोनॉमिक लॉ होते हैं, आर्थिक नियम होते हैं, वो सभी वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि उसमें सिस्टमैटिक वे में अध्ययन किया जाता है, चाहे मांग का हो, या फिर हम बात करें सप्लाई एंड डिमांड कर्व का हो, या फिर इकोनॉमी, या फिर बजट, है ना, या फिर हम बात करें मार्केट स्ट्रक्चर। तो सारी चीजें साइंस की तरह काम करती हैं। और एडम स्मिथ ने इसकी इस प्रकार से व्याख्या की, वैज्ञानिक व्याख्या की, और उसके जो लॉ दिए वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हैं, और इसलिए आज के दौर में अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है, हम प्रयोग नहीं कर सकते। अरे भाई, हमको प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? अर्थशास्त्र के लिए कोई लैब की क्या आवश्यकता है? अर्थशास्त्र के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं चाहिए। अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला तो संपूर्ण विश्व है, हर जगह प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कभी बूम की स्थिति आ रही है, मंदी हो रही है इकोनॉमी में, वहां पर प्रैक्टिकल हो रहा है। सरकार बजट बना रही है ना, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है इतना बड़ा प्रैक्टिकल कर रही है। मार्केट में कभी उछाल आ जाता है, कभी डाउन हो जाता है मार्केट, शेयर मार्केट कभी उछल जाता है, कभी उसकी इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी डाउन हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती है ना। तो हम कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र के नियम जो हैं वो सार्वभौमिक हैं, सत्य हैं, और इस पर जो है रिसर्च किया जाता है, और इकोनॉमी में जो भी चीजें घटती हैं वो सारी क्या होती हैं, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है, और रियल होती हैं, और सिस्टोमेटिक वे में घटती हैं। इकोनॉमी डाउन होगी तो उसका संपूर्ण परिवार, इकोनॉमी का संपूर्ण परिवार या संपूर्ण पार्ट जो उससे रिलेटेड होंगे वो इफेक्टिव होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र कला के रूप में। इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट। अर्थशास्त्र कला क्यों है? कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब है किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करना। मान लो कोई व्यक्ति सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, कोई व्यक्ति स्पीच बहुत अच्छा देता है, तो वो उसकी एक आर्ट है। कोई व्यक्ति क्या करता है, हारमोनियम बहुत अच्छी बजा लेता है, कोई व्यक्ति क्या है, बर्तन अच्छे बना लेता है मिट्टी के या फिर लोहे के, तो वो आर्ट है। तो इकोनॉमिक्स कैसे आर्ट है? इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट की तरह है। अगर देखा जाए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जैसे रेखा चित्रों के माध्यम से यदि डिमांड एंड सप्लाई को दिखाना होगा तो हम एक रेखा चित्र बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि किस प्रकार से मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है, किस प्रकार से सप्लाई कर्व नीचे की ओर आता है। तो एक प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। और कला भी क्या कहती है? कला भी कहती है या आर्ट भी कहती है कि किसी वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को बेहतर तरीके से आप प्रदर्शित करते हैं तो वो आर्ट होती है। और ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में होती हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी में डाउनफॉल की स्थिति आई, बूम की स्थिति आई, हमने ग्राफ को नीचे गिरता हुआ बना दिया, है ना। तो वो क्या है? एक कला है। और बेहतर तरीके से मान लो क्या हुआ, देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री जी या हम बात करें, सरकार चाहती है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं या अर्थशास्त्री हैं उनसे विचार विमर्श करना, तो अर्थशास्त्रियों की कमेटी बैठाती है। तो वहां पर बहुत सारे अर्थशास्त्री आते हैं, यानी कि एक इकोनॉमिस्ट आया, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आएंगे और अपनी अपनी कला के अनुरूप क्या करेंगे, इकोनॉमिस्ट या हम कहते हैं इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने सुझाव देते हैं। तो उनके सुझाव देने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? एक आर्ट है। और इतनी अच्छी आर्ट है कि जो इससे क्या होगा, एक अगर अर्थशास्त्र विषय को जानने वाला अच्छा व्यक्ति है, बहुत उससे गहराई से उस सब्जेक्ट का ज्ञान है, तो क्या बताएगा, इकोनॉमी को बहुत अच्छे ढर्रे की ओर ले जा सकता है। इकोनॉमी यानी कि यहाँ तक कि किसी देश को डेवलप्ड कंट्री भी बना सकता है, क्योंकि आर्थिक नीतियां या इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होती हैं वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट या वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार से क्या है, अर्थशास्त्र जो है वो आर्ट है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र विषय है वो कला भी है और विज्ञान भी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो अर्थशास्त्र विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में यदि जानना है तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विषय विज्ञान और कला का एक मिश्रण है, और जिसमें दोनों के नियमों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ऑफ मैटर क्या होता है, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।